हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम आईसीएआई की एमसीक्यू सॉल्व करेंगे फॉर चैप्टर 4 दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। देखिए, ये चैप्टर 4 की एमसीक्यू की पार्ट 2 है ना। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व कर लिया है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, Which of the following is not a characteristic of a competitive market? तो इनमें से कौन सा competitive market की characteristic नहीं है? ऑप्शन ए, there are many buyers and sellers in the market. तो ये तो characteristic है, right? The goods offered for sale are largely the same. हाँ, यहाँ पे homogeneous goods होते हैं, ठीक है? This is also a characteristic. Firms generate small but positive supernormal profit in the long run. देखिए, कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है, राइट? तो ये कॉम्पिटिटिव मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। डी, फर्म्स कैन फ्रीली एंटर और एग्जिट द मार्केट। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। Question number 52. Which of the following markets would most closely satisfy the requirements for a perfectly competitive market? A. Electricity, B. Cable television, C. Cola या फिर D. Milk। देखिए, जो सबसे क्लोज है परफेक्टली कंपटीशन के वो मिल्क है, क्योंकि आप किसी भी सेलर से ले लो, मिल्क जो है वो होमोजीनियस होता है, राइट? वो सेम प्रोडक्ट होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट। और इसके काफ़ी सारे प्लेयर्स भी होते हैं, कुछ लोकली बेचते हैं, राइट, विदाउट एनी ब्रांडिंग, कुछ ब्रांडिंग में बेचते हैं। एंड देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट। और मिल्क एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी है, और हमने ये भी पढ़ा था कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो सबसे ज़्यादा क्लोज आते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के, ठीक है? और आप मिल्क में इतना कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते। देखिए, केबल टेलीविजन, कोला या इलेक्ट्रिसिटी में शायद आप डिफ्रेंशिएशन भी कर सको, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, लेकिन मिल्क में इतना डिफरेंशिएशन हो भी नहीं पाता, ठीक है? तो इसलिए हम मिल्क को द क्लोजेस्ट टू परफेक्टली कॉम्पिटिशन कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, which of the following statement is accurate regarding a perfectly competitive firm? ऑप्शन ए, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखिए, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म में डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है, राइट? सो दिस इज इनएक्यूरेट। बी, द डिमांड कर्व ऑलवेज लाइज अबव द मार्जिनल रेवेन्यू फॉर्म। देखिए, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म में जो आपका डिमांड कर्व है वही आपका एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी होता है, राइट? तो एक ही कर्व तीनों चीज को रिप्रेजेंट करती है। सो ये भी इनकरेक्ट है। सी, एवरेज रेवेन्यू नीड नॉट बी इक्वल टू प्राइस। नहीं, यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस बराबर होती है, ठीक है? सो ये तीनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी कहता है प्राइस इज गिवन एंड इज डिटरमाइंड बाय इक्विलिब्रियम इन द एंटायर मार्केट। सो ये आपका एक्यूरेट स्टेटमेंट है, राइट? क्योंकि प्राइस आपको मार्केट बताती है, राइट? और वो मार्केट में जो इक्विलिब्रियम होता है उससे हमें पता चलती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 54. The market for hand tools such as hammers and screwdrivers is dominated by Draper, Stanley and Craftsman. The market is best described as monopolistically competitive, monopoly, oligopoly या perfectly competitive. देखिए, अगर सिर्फ फ्यू फर्म्स डोमिनेट कर रही है, ज्यादा मार्केट की शेयर ऑक्यूपाई कर रही है, तो ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं oligopoly, right? Question number 55. A market structure in which many firms sell products that are similar but not identical is known as monopolistic competition, monopoly, perfect competition या फिर oligopoly। आपका आंसर है monopolistic competition, right? Monopolistic competition में there are many buyers and sellers, right? So many firms यहाँ पे होते हैं एंड वो थोड़ा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेचते हैं जो कि सिमिलर होते हैं बट एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होते, है ना? सो करेक्ट ऑप्शन इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 56. When an oligopolist individually chooses its level of production to maximize its profit, it charges a price that is A, more than the price charged by either monopoly or a competitive market, B, less than the price charged by either monopoly or a competitive market, C,
more than the price charged by a monopoly and less than the price charged by a competitive market, या फिर D, less than the price charged by a monopoly and more than the price charged by a competitive market. देखिए ओलिगोपोलिस्ट के पास सम कंट्रोल ओवर द प्राइस होता है, राइट? ये कंट्रोल होता है लेस देन मोनोपोली, क्योंकि मोनोपोली में तो एक सिंगल फॉर्म होता है, तो उसके पास ज्यादा कंट्रोल होता है, राइट? तो ओलिगोपोलिस्ट के पास कंट्रोल होता है लेस देन मोनोपोली, लेकिन कॉम्पिटिटिव फॉर्म से ज्यादा होती है, क्योंकि ओलिगोपोलिस्ट में ओनली फ्यू फॉर्म्स होती है, राइट? तो जो वो प्राइस चार्ज करेंगे दैट वुड बी लेस देन द प्राइस चार्ज बाय मोनोपोली and more than the price charged by competitive market. Question number 57. In the long run equilibrium of a competitive market, firms operate at, देखिए competitive market के long run equilibrium में firms कहाँ पे operate करती है? A, the intersection of marginal cost and marginal revenue, यानी कि marginal cost marginal revenue से बराबर होनी चाहिए, जो कि correct है, right? Their efficient scale, वो मोस्ट एफिशिएंट स्केल में प्रोड्यूस करती है, एंड देयर इज जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, यानी कि सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमाती है, राइट? तो ये तीनों चीजें सही है, सो योर आंसर वुड बी ऑल ऑफ दीज आंसर्स आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 58. Which of the following is not a characteristic of monopolistically competitive market? देखिए इनमें से कौन सा मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है? ए, फ्री एंट्री एंड एग्जिट. देखिए मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में फ्री एंट्री एंड एग्जिट तो होती है, तो ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक है, राइट? एबनॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन. देखिए जहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है वहाँ पे कभी भी एबनॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होती, लॉन्ग रन पे सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही होती है, तो ये तो इनकरेक्ट है, ठीक है? मैनी सेलर्स ये भी करेक्ट है, एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी करेक्ट है, तो which is not a characteristic is option B. Question number 59. In a very short period market, the supply is fixed, the demand is fixed, demand and supply are fixed, या फिर none of the above. देखिए the answer is the supply is fixed. आप supply को change नहीं कर सकते very short period में, क्योंकि supply को change करने के लिए आपको production को change करना पड़ेगा, right? आपको factors of production आपके increase करनी पड़ेंगे, जो कि मुश्किल है. और अगर देखिए आप कोई पेरिशेबल कमोडिटी बेच रहे हो तो आपको तो लिमिटेड टाइम में उसे बेचना ही पड़ता है, राइट? आप उसकी सप्लाई कम नहीं कर सकते, तो इसलिए इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड यू कैन नॉट चेंज सप्लाई. क्वेश्चन नंबर 60. टाइम एलिमेंट वाज कंसीव्ड बाय ए एडम स्मिथ, बी एल्फ्रेड मार्शल, सी पिग्यू, या फिर डी लियोनेल रॉबिन्सन. देखिए टाइम एलिमेंट कंसीव किया था एल्फ्रेड मार्शल ने. उन्होंने ही मार्केट को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. उन्होंने डिवाइड किया था इनटू वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 61. टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू इनकम, इनकम इंटू क्वांटिटी, या फिर नन ऑफ द अबव. द आंसर इज प्राइस इंटू क्वांटिटी, राइट? वेरी इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 62. एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू अर्न्ड per unit of input, per unit of output, different unit of inputs, या फिर different units of output. The answer is per unit of output, right? हम टोटल रेवेन्यू को आउटपुट से डिवाइड करते हैं, तब जाके हमें एवरेज रेवेन्यू मिलता है. सो द आंसर इज पर यूनिट ऑफ आउटपुट. क्वेश्चन नंबर 63. एवरेज रेवेन्यू कैन बी सिंबॉलिकली रिटन एज मार्जिनल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी, total revenue by quantity, या फिर none of the above. The answer is C, total revenue by quantity. Question number 64. Average revenue is also known as price, income, revenue, या फिर none of the above. देखिए answer is price. Average revenue क्या है? It is basically total revenue divided by the number of outputs, right? Total revenue आपका क्या है? Price into output, right? और डिवाइडेड बाय आउटपुट, ये हो गया. तो आउटपुट यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, तो क्या रह जाता है आपका? बस प्राइस. तो इसलिए एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट प्राइस, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 65. मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द ए परचेज ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, बी सेल्स ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, सी सेल्स ऑफ सब्सिक्वेंट यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, या फिर डी नन ऑफ द अबव.
द आंसर इज बी, राइट? CS of an additional unit of a commodity. Question number 66. When E is greater than 1, then marginal revenue is, देखिए E क्या है यहाँ पे? E प्राइस इलास्टिसिटी है, ठीक है? और मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इनटू E माइनस 1 बाई E, ठीक है? तो अगर E ग्रेटर देन 1 है, देन MR इज 0, नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर 1. देखिए अगर E ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला जो पोर्शन है E माइनस 1 बाई E ये पॉजिटिव होगा, राइट? तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी पॉजिटिव होगा. सो आंसर इज सी, पॉजिटिव. Question number 67. When E is equals to 1, then marginal revenue is, again formula देखिए आप, देखिए marginal revenue is equals to average revenue into E minus 1 by E, right? अब अगर E 1 है, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा? 1 minus 1 divided by 1, right? So this would be 0. तो आपका marginal revenue होगा average revenue into 0, right? So your answer would be 0. So option B is the correct answer. Question number 68. When E is less than 1, then marginal revenue is, again marginal revenue का आप formula देखिए, marginal revenue is equals to average revenue into E minus 1 by E, right? तो अगर आपका E smaller than 1 होगा तो ये पूरा पोर्शन आपका नेगेटिव आएगा, है ना? मान लीजिए E 0.5 है, सो यहाँ पे आपका 0.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.5 होगा, राइट? तो ये आपका आंसर नेगेटिव में आएगा. सो दैट्स व्हाई आपका पूरा मार्जिनल रेवेन्यू ही नेगेटिव होगा. सो 68 की आंसर वुड बी ए. क्वेश्चन नंबर 69. इन इकोनॉमिक्स द टर्म मार्केट refers to a place where buyers and seller bargain a product or service for a price, place where buyer does not bargain, place where seller does not bargain, या फिर none of the above. The answer is A, right? वो प्लेस है जहाँ पे बायर एंड सेलर बार्गेन करके एक प्राइस डिटरमाइन करते हैं, उसी को हम मार्केट कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 70. अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ फर्म इज अ प्राइस मेकर नॉट अ प्राइस टेकर, प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर, नीदर प्राइस मेकर नॉर प्राइस टेकर, या फिर नन ऑफ द अबव. द आंसर इज बी, राइट? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फर्म प्राइस टेकर होते हैं, मेकर नहीं होते. क्वेश्चन नंबर 71. A monopolist is a price maker, price taker, price adjuster, या फिर none of the above. The answer is price maker, right? मोनोपोलिस्ट में एक सिंगल फर्म होता है जो सेल कर रहा होता है, तो वो अपना मनचाहा प्राइस रख सकता है, तो वो प्राइस मेकर है. क्वेश्चन नंबर 72. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ ए मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, बी मोनोपोली, सी परफेक्ट कॉम्पिटिशन, या फिर डी ओलिगोपोली. द आंसर इज बी, मोनोपोली, राइट? देखिए मोनोपोली के पास पूरा कंट्रोल होता है प्राइस पे, क्योंकि ये सिंगल है जो सेल कर रहे हैं. तो जिनके पास कंट्रोल होता है वही तो प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं ना, डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइस वो चार्ज कर सकते हैं, ठीक है? आंसर इज मोनोपोली. क्वेश्चन नंबर 73. अंडर मोनोपोली द डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द प्राइस इज नॉन, सम, वेरी कंसिडरेबल, या फिर नॉन ऑफ द अबव. द आंसर इज वेरी कंसिडरेबल, राइट? क्योंकि मोनोपोली एक सिंगल सेलर है तो वो जो चाहे वो प्राइस रख सकता है, तो काफी हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द प्राइस यहाँ पे होता है. क्वेश्चन नंबर 74. जनरली पेरिशेबल गुड्स लाइक बटर, एग्स, मिल्क, वेजिटेबल्स एटसेट्रा विल हैव रीजनल मार्केट, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, या फिर नन ऑफ द अबव. देखिए ऐसे आइटम्स की जनरली लोकल मार्केट होती है, क्योंकि ऐसे आइटम्स जल्दी खराब हो जाती है, राइट? तो इनको हम ज्यादा दिन तक ट्रांसपोर्ट करके दूर जगह नहीं ले जा सकते. जहाँ पे हम इनको उपजाएंगे या जहाँ पे ये बनते हैं वहीं पे हमें सेल करना पड़ेगा, तो इनकी ज्यादातर लोकल मार्केट होती है. क्वेश्चन नंबर 75. एट प्राइस P1 द फॉर्म इन द फिगर वुड प्रोड्यूस. देखिए P1 आपका यहाँ पे है, राइट? और सीधा सीधा आपको देखने में तो लग रहा होगा कि P1 में आपकी Q3 क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बननी चाहिए, लेकिन देखिए एट प्राइस P1 ये प्राइस में जो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो तो हायर है ना? अगर आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज हायर देन प्राइस, यानी कि आपकी प्राइस आपकी वेरिएबल कॉस्ट को भी नहीं कवर कर रही है, तो क्या आपको प्रोड्यूस करना चाहिए? आपको प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, है ना?
क्योंकि यहाँ पे आपका सीधा सीधा लॉस हो रहा है। तो ये फॉर्म भी प्राइस P1 पे प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि वो अपना वेरिएबल कॉस्ट भी मीट नहीं कर पा रहा। सो आंसर वुड बी 0 आउटपुट। Question number 76. Secular period is also known as A. Very short period, B. Short period, C. Very long period या फिर D. Long period। देखिए secular period होता है आपका very long period। यूजुअली अगर हम एक डेकेड की या फिर एक सेंचुरी की इस तरह के वेरी लॉन्ग पीरियड की बात कर रहे हैं तो उसे हम सेक्युलर पीरियड कहते हैं। ये सेक्युलर वर्ड जो है ये एक्चुअली एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है वेरी लॉन्ग पीरियड। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। Question number 77. Stock exchange market is an example of A. Unregulated market, B. Regulated market, C. Spot market या फिर D. None of the above। देखिए स्टॉक एक्सचेंज एक एग्जाम्पल है रेगुलेटेड मार्केट की। देखिए अगर कोई भी गवर्नमेंट या फिर एक रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है, रेगुलेशन लगाती है सर्टन मार्केट में, रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस होती है उस मार्केट की, तो उसे हम रेगुलेटेड मार्केट कहते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज में भी कहीं रेगुलेशंस होती है जो फॉलो करनी होती है फॉर्म्स को, राइट। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रेगुलेटेड मार्केट। क्वेश्चन नंबर 78. द मार्केट फॉर द अल्टीमेट कंज्यूमर इज नोन एज। देखिए जो एंड कंज्यूमर के लिए, आप और हम जैसे अल्टीमेट या फिर एंड कंज्यूमर के लिए जो मार्केट होता है उसे हम रिटेल मार्केट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79. द कंडीशन फॉर प्योर कंपटीशन इज। देखिए प्योर कंपटीशन के रिगार्डिंग काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट, तो ये तो एक कंडीशन है, दिस इज ट्रू, राइट। बी होमोजीनियस प्रोडक्ट, ये भी करेक्ट है। सी बोथ ए एंड बी, ये भी करेक्ट है। डी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। ए परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट इज अ कंडीशन, ठीक है, परफेक्ट नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट इज नॉट अ कंडीशन। सो ये इनकरेक्ट है आपका। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80. प्योर ओलिगोपोली इज बेस्ड ऑन डैश प्रोडक्ट्स, डिफरेंशिएटेड, होमोजीनियस, अनरिलेटेड या फिर नन ऑफ द अबव। द आंसर इज होमोजीनियस, राइट। प्योर या फिर परफेक्ट ओलिगोपोली में होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। जहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली या फिर इम्परफेक्ट ओलिगोपोली कहते हैं, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन बी, होमोजीनियस। Question number 81. In oligopoly, when the industry is dominated by one large firm which is considered as the leader of the group, then it is called full oligopoly, collusive oligopoly, partial oligopoly या फिर syndicated oligopoly। हमारा आंसर है partial oligopoly, ठीक है। जहाँ पे एक लार्ज फर्म होता है जो लीडर की तरह बिहेव करता है, वही प्राइस डिसाइड करता है, प्राइस लीडर होता है, तो वो हमारा पार्शियल ओलिगोपोली हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे कोई लीडर नहीं होता उसे हम फुल ओलिगोपोली कहते हैं। कोल्यूसिव ओलिगोपोली क्या है? देखिए कोल्यूसिव ओलिगोपोली में जो ओलिगोपोली फॉर्म्स है वो दे एक्ट इन कोल्यूजन विथ वन अनदर, ठीक है। उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है रिगार्डिंग प्राइस एंड आउटपुट, ठीक है। तो ऐसे ओलिगोपोली को हम कोल्यूसिव ओलिगोपोली कहते हैं। एंड सिंडिकेटेड ओलिगोपोली वो होते हैं जो अपने जो प्रोडक्ट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू अ सिंडिकेट। एक ही सिंडिकेट होता है, एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी होती है जिसके थ्रू ये अपने प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सारे ओलिगोपोली फॉर्म्स अपने प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा आंसर है सी, लेकिन बाकी टाइप्स भी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 82. When the products are sold through a centralized body, oligopoly is known as। देखिए अगर एक ही सेंट्रलाइज्ड बॉडी या एक ही चैनल के साथ आपके प्रोडक्ट्स सोल्ड या डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो उसको हम एक सिंडिकेटेड ओलिगोपोली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83. When the monopolist divides the consumers into separate submarkets and charges different prices in different submarkets, it is known as first degree price discrimination, second degree price discrimination, third degree price discrimination या फिर none of the above। The answer is third degree price discrimination, ठीक है। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आप
कंज्यूमर्स को डिवाइड करते हो इनटू सेपरेट सब मार्केट्स, ठीक है, अलग अलग सेगमेंट बनाते हो, मे बी ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन या फिर मेनी अदर फैक्टर्स, ठीक है, और हर सब मार्केट में आप डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हो, वो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, आप अगर ईच इंडिविजुअल के लिए अलग प्राइस चार्ज करते हो तो वो फर्स्ट डिग्री हो जाता है। सेकेंड डिग्री में क्या होता है, अगर आप प्राइस डिस्क्रिमिनेट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, जैसे कि अगर कोई ज्यादा क्वांटिटी बाई कर रहा है तो आप उसे डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो, ठीक है, कम प्राइस चार्ज कर रहे हो, तो ये होता है सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पे आप क्वांटिटी सोल्ड के बेसिस पे कर रहे हो। और थर्ड डिग्री में आप अलग अलग कस्टमर सेगमेंट बनाते हो और अलग सेगमेंट में अलग प्राइस चार्ज करते हो। ओके, अंडरस्टूड? सो आवर आंसर हियर इज सी। क्वेश्चन नंबर 84, अंडर डैश the monopolist will fix a price which will take away the entire consumer's surplus. A. Second degree price discrimination, B. First degree price discrimination, C. Third degree price discrimination, या फिर D. None of the above. देखिए, the answer is B. First degree price discrimination. First degree में क्या होता है कि each individual के लिए आप अलग प्राइस चार्ज करते हो, राइट? तो मोनोपोलिस्ट क्या करता है, वो ईच इंडिविजुअल के लिए देखता है कि उनकी कंज्यूमर सरप्लस क्या है, ठीक है, कितना वो प्राइस पे करने को तैयार है फॉर देयर प्रोडक्ट और सर्विस, और जितना वो पे करने को तैयार है उतना ही वो प्राइस चार्ज करता है, तो कोई सरप्लस नहीं रह जाता कंज्यूमर के पास, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा सरप्लस खा जाता है। सो योर आंसर वुड बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज रिलेटेड टू टाइम, साइज ऑफ द परचेज, इनकम, एनी ऑफ द अबव। देखिए, आप किसी भी बेसिस में प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, इट इज योर विश, ठीक है, सो आंसर वुड बी एनी ऑफ द अबव। ओके, क्वेश्चन नंबर 86, द फर्म एंड द इंडस्ट्री आर वन एंड द सेम इन ए. परफेक्ट कॉम्पिटिशन, बी. मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, सी. डुओपोली, या फिर डी. मोनोपोली। और आंसर इज डी. मोनोपोली, क्योंकि मोनोपोली में देखिए एक ही तो फर्म होता है, राइट? तो अगर एक ही फर्म है तो इंडस्ट्री भी यही है, सो फर्म एंड इंडस्ट्री आर वन एंड द सेम। क्वेश्चन नंबर 87, द डिमांड कर्व फॉर अ मोनोपोली फर्म विल बी ए. अपवर्ड स्लोपिंग, बी. डाउनवर्ड स्लोपिंग, सी. हॉरिजॉन्टल, या फिर डी. वर्टिकल। देखिए, मोनोपोली फर्म की जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, यानी कि अगर उनको ज्यादा क्वांटिटी सेल्स करनी है तो उनको प्राइस कम करनी पड़ेंगी, राइट? एंड दैट इज व्हाट अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व दर्शाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, इफ द एवरेज कॉस्ट इज हायर देन एवरेज रेवेन्यू देन द फर्म इंकर्स नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, लॉस, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस। देखिए, आपका जो एवरेज कॉस्ट है इट इज हायर देन एवरेज रेवेन्यू, राइट? कॉस्ट हायर है रेवेन्यू से, तो आप क्या इंकर करोगे? ऑब्वियसली आप लॉस इंकर करोगे, राइट? Question number 89, which of the following statements is correct? Option A, price rigidity is an important feature of monopoly. देखिए, price rigidity feature है oligopoly की, right? Not of monopoly. So this is incorrect. Selling costs are possible under perfect competition. देखिए, selling cost वो cost है जो आप अपने sales increase करने के लिए लगाते हो, right? जैसे कि advertisement cost। अब देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में तो आपके प्रोडक्ट होमोजीनियस है, राइट? और मार्केट प्राइस में आप कितना भी क्वांटिटी सेल कर सकते हो, तो क्या आपको एडवर्टाइज करने की जरूरत है? एडवर्टाइज वो लोग करते हैं जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करते हैं और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बेसिस में अपने सेल्स इंक्रीज करते हैं, राइट? सो परफेक्ट कंपटीशन में कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ आपको एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं होती। ऑप्शन सी, अंडर परफेक्ट कंपटीशन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डू नॉट मूव फ्रीली as there are legal restrictions। नहीं, ऐसा कोई restrictions नहीं होता, यहाँ पे तो फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होता है, राइट? तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी, एन इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ मेनी फर्म्स, तो ये करेक्ट है, राइट? एक इंडस्ट्री में कई सारे फर्म्स होते हैं, सो करेक्ट स्टेटमेंट इज डी। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। ऑप्शन ए, Under monopoly, there is no difference between firm and industry. So ये तो correct है, right? Option B, a monopolist may restrict the output and raise the price.
सिंस ये सिंगल सेलर है तो ये कुछ भी कर सकता है, राइट? सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ऑप्शन सी, commodities offered for sale under perfect competition will be heterogeneous. heterogeneous यानी कि डिफरेंट होते हैं. तो क्या परफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं? नहीं, ये तो होमोजीनियस सेम प्रोडक्ट होते हैं, राइट? सो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन डी भी देख लेते हैं. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज पेक्यूलियर टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. हाँ, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के एक यूनिक फीचर है, राइट? जो इसे परफेक्ट कंपटीशन से अलग कराती है. सो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. सो जो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 91. फॉर मार्केट द एसेंशियल कंडीशन इज अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल प्लेस. देखिए, क्या मार्केट को एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल प्लेस में ही होना जरूरी है? नहीं. इनफैक्ट आजकल तो ऑनलाइन मार्केट्स भी होते हैं जो कोई भी ज्योग्राफिकल प्लेस में नहीं होती, राइट? वो एक वर्चुअल दुनिया में होती है. सो ये तो जरूरी नहीं है. कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, क्या सारे मार्केट में गवर्नमेंट का कंट्रोल होना जरूरी है? नहीं है, राइट? क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स. हाँ, मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स के बीच में कॉन्टैक्ट होनी जरूरी है, ठीक है? तो ये एक एसेंशियल कंडीशन है. डी कहता है नन ऑफ दीज. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज सी कि क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स ये एक एसेंशियल कंडीशन है मार्केट के लिए. क्वेश्चन नंबर 92. Assume that when price is ₹10, the quantity demanded is 5 units. And when the price is ₹12, the quantity demanded is 4 units. Based on this information, what is the marginal revenue resulting from an increase in output from 4 units to 5 units? तो देखिए, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने पिछली वीडियो में किया था, राइट? तो यहाँ पे पहले हमें टोटल रेवेन्यू निकालना पड़ेगा फॉर 4 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स. तो देखिए, टोटल रेवेन्यू निकाल लेते हैं फॉर 4 यूनिट्स. 4 यूनिट्स यहाँ पे है, राइट? सो एंड प्राइस यहाँ पे 4 यूनिट्स की है 12. सो टोटल रेवेन्यू फॉर 4 यूनिट्स वुड बी ₹12 इंटू 4. सो दिस वुड बी 48, राइट? और टोटल रेवेन्यू ऑफ 5 यूनिट्स के लिए भी निकाल लेते हैं. दैट वुड बी ₹10 इंटू 5 यूनिट्स, राइट? सो दिस इज ₹50. तो अब आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या हुआ? That is total revenue of 5th unit minus total revenue of 4th unit, right? So ₹50 minus ₹48. So this would be ₹2. ठीक है? So correct option is option C. Question number 93. Average revenue is equal to the change in price and quantity due to 1 unit change in output, nothing but the price of 1 unit of output, the change in quantity divided by the change in price. क्या graphically it denotes the firm's supply curve? देखिए, हम पहले भी देख चुके हैं कि एवरेज रेवेन्यू और कुछ नहीं, it is nothing but the price of the commodity, right? So our answer would be nothing but the price of 1 unit of output. Question number 94. Example of a commodity said to have an international market is A. Perishable goods. देखिए, क्या पेरिशेबल गुड्स की इंटरनेशनल मार्केट हो सकती है? जब तक ये इंटरनेशनल कहीं पे पहुंच जाए तब तक तो ये खराब ही हो जाएगी, राइट? तो इसकी इंटरनेशनल मार्केट नहीं हो सकती. बी. हाई वैल्यू एंड स्मॉल बल्क कमोडिटीज. हाँ, तो इनकी इंटरनेशनल मार्केट हो सकती है जो वैल्यू में भी ज्यादा है, राइट? तो उनको एक्सपोर्ट करने में भी फायदा होगा. एंड सिंस ये स्मॉल बल्क में होते हैं तो इनको एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट करने में भी आसानी होगी. तो इनका इंटरनेशनल मार्केट हो सकता है, ठीक है? लेकिन बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं. सी. प्रोडक्ट हुज ट्रेडिंग इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट. देखिए, अगर गवर्नमेंट ही रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो आप कैसे बेच सकते हो, है ना? और बल्कि आर्टिकल्स को भी इंटरनेशनली ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल होता है. सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, हाई वैल्यू एंड स्मॉल बल्क कमोडिटीज. क्वेश्चन नंबर 95. वीकली मार्केट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मार्केट. देखिए, वीकली मार्केट मतलब जो हाट लगती है ना गांव घर में, तो उसको हम वीकली मार्केट कहते हैं. तो वो किस मार्केट की एग्जांपल है? रेगुलेटेड मार्केट, स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट या फिर अनरेगुलेटेड मार्केट? वो अनरेगुलेटेड होती है, राइट? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 96. कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म आर ए. मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट. देखिए, ये भी एक कंडीशन है, राइट? बी. marginal cost
शुड कट MR फ्रॉम बिलो, तो ये भी एक दूसरी कंडीशन है, राइट। ऑप्शन सी, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू एंड MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। देखिए MR इज इक्वल्स टू AR, ये कोई कंडीशन नहीं है इक्विलिब्रियम की, सो दिस वुड बी इनकरेक्ट। ऑप्शन डी, marginal revenue is equals to marginal cost and marginal cost should have a positive slope। देखिए marginal cost की slope पॉजिटिव है, इसका ये मतलब है कि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, राइट। और जब ये इंक्रीजिंग है यानी कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये मार्जिनल रेवेन्यू को कट कर सकता है फ्रॉम बिलो, ठीक है। तो ऑप्शन डी में देखिए दोनों कंडीशन लिखी हुई है, एक MR इज इक्वल्स टू MC एंड दूसरा कि MC इज कटिंग MR फ्रॉम बिलो, ठीक है। पॉजिटिव स्लोप का यही मतलब होता है। सो दिस वुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे दोनों A एंड B की कंडीशन एक ही ऑप्शन में लिखी गई है, ऑप्शन डी में, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 97, नेचुरल मोनोपोली arises when A, there is enormous goodwill enjoyed by a firm, B, there are stringent legal and regulatory requirement, C, there are very large economies of scale, या फिर D, there are business combinations and cartels। देखिए करेक्ट ऑप्शन इज सी, देयर आर वेरी लार्ज इक्रीज ऑफ स्केल। देखिए स्केल इंक्रीज करने का इतना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है वो मोनोपोली को कि कोई भी दूसरा बिजनेस इसकी तरह कॉस्ट इफेक्टिवली प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा कभी, ठीक है। तो इस केस में नेचुरल मोनोपोली आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 98, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट परसिस्ट अंडर द फॉलोइंग मार्केट फॉर्म। तो इनमें से कौन से मार्केट फॉर्म में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता? ए, परफेक्ट कंपटीशन, बी, मोनोपोली, सी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, या फिर डी, ओलिगोपोली। देखिए करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में आप प्राइस टेकर्स होते हो, राइट। आप प्राइस मेकर नहीं होते, आपका प्राइस में कोई कंट्रोल नहीं होता। तो जब प्राइस में कंट्रोल ही नहीं होता तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आप कैसे करोगे? बाकी तीन मार्केट फॉर्म्स में एटलीस्ट आप सम डिग्री ऑफ प्राइस में आपका कंट्रोल होता है, राइट। तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर पाते हो, लेकिन क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में आपको मार्केट में जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वही लेना पड़ता है, तो इसलिए आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 99, Sweezy's model explains the concept of price rigidity relating to the following market form: A, oligopoly market, B, perfect competition market, C, monopoly market, या फिर D, monopolistic market। देखिए प्राइस रिजिडिटी कहाँ पे होता है? ओलिगोपोली मार्केट में होता है, राइट। यहाँ पे हमने किंग्स डिमांड कर्व का हाइपोथेसिस भी पढ़ा था, और वो हाइपोथेसिस दिया था एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने जिसका नाम स्वीजी था, तो इसलिए इसको हम स्वीजीज मॉडल भी कहते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 100, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली मार्केट एंड मोनोस्पोनी मार्केट इज कॉल्ड। देखिए मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, एक सिंगल सेलर होता है, राइट। और मोनोपोली मार्केट में एक सिंगल बायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों साइड से मोनोपोली है, राइट। सेलर के साइड से भी और बायर के साइड से भी। तो इसको हम कहते हैं बाइलैटरल मोनोपोली मार्केट, ठीक है। देखिए डुओपोली मार्केट क्या होता है, जहाँ पे दो सेलर्स होते हैं, ठीक है। अगर एक सेलर्स हो गया तो मोनोपोली होता है, अगर दो सेलर्स होते हैं तो डुओपोली होता है। ओलिगोपोली तो आपको पता ही है कि फ्यू सेलर्स अगर है डोमिनेंट तो वो ओलिगोपोली होता है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी आपको पता ही है, राइट, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेचते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 101, प्राइस वेरीज बाय एट्रीब्यूट्स सच एज लोकेशन और कस्टमर सेगमेंट इज डैश डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। देखिए अगर हम अलग अलग कस्टमर सेगमेंट बना रहे हैं या फिर अलग अलग लोकेशन में अलग अलग चार्ज कर रहे हैं, तो वो आपका होता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, राइट। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो आपको अब तो पता ही चल गया होगा। सो आई थिंक विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर MCQs फॉर चैप्टर 4। अगर आप ऐसे ही MCQs प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। हमने एक बंडल निकाला है मॉक टेस्ट का, जहाँ पे आपको 2 सेट्स ऑफ मॉक टेस्ट मिलेगा, जो आप घर बैठे बैठे अपने लैपटॉप में या फोन के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए ईच सेट में आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, जो आपकी इंस्टीट्यूट की न्यू सिलेबस है।
जिसमें ईच चैप्टर की वेटेज जो दी गई है, तो उसी हिसाब से हमने क्वेश्चंस बनाया है। क्वेश्चंस काफ़ी चैलेंजिंग है, आपको करने में मज़ा भी आएगा और हर टेस्ट के एंड में आपको आपका स्कोर भी दिख जाएगा, तो इससे आपको अपनी प्रिपेयर्डनेस लेवल भी पता चलेगी। स्कोर देखने के बाद आप टेस्ट को रिव्यू कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन आपने राइट किया, कौन सा रॉन्ग किया, ये सब देख सकते हो। हर क्वेश्चन के पीछे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, वो भी आप पढ़ सकते हो और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और ये बंडल आपको अवेलेबल है सिर्फ 120 रुपीज़ में, बहुत ही नॉमिनल प्राइस हमने रखा है ताकि सब अफोर्ड कर पाए। और इसकी 180 डेज़ की वैलिडिटी है, यानी कि 180 डेज़ में आप कभी भी टेस्ट ले सकते हो और टेस्ट लेने के बाद आप बार-बार रिवाइज़ भी कर सकते हो। 180 डेज़ के अंदर आप कभी भी लॉगिन करो, रिवाइज़ करो, देखो आपने कहाँ पे पहले रॉन्ग किया था, सारे एक्सप्लेनेशन पढ़ो, तो ये सब आप कर सकते हो, ठीक है? टेस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको कोई भी क्वेरी हो टेस्ट के रिलेटेड या ऐसे भी कोई क्वेरी हो, तो आप मेरी ईमेल आईडी में मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि वी विल बी बैक विथ मोर वीडियोस सूट। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।